जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एनवायरनमेंट की चौथी क्लास है और एनवायरनमेंट की इस चौथी क्लास में पारिस्थितिकी तंत्र चैप्टर से संबंधित बचा हुआ जो शेष अंश है वो इसके अंदर पढ़ेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम जैव मंडल और बायोम को भी देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की रूपरेखा ये है कि इन सभी विषयों से संबंधित सबसे पहले हम कंटेंट देखेंगे, उसके बाद कंटेंट पर आधारित देखेंगे पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो या तो यूपीएससी सीएससी के होंगे या फिर होंगे पीसीएस के, यूपी पीसीएस के मुख्य रूप से। दोस्तों, उसके बाद जो भी कंटेंट हम पढ़ेंगे उन कंटेंट पर आधारित कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, जिन क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि जो कंटेंट हमने पढ़ा उस कंटेंट से संबंधित कितने सवालों को हम करने में सक्षम हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले एक गुजारिश करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हो और अभी अभी आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, पर्यावरण की जो हमारी ये क्लासेस हो रही हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट जो है कंपटीशन वॉर के इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इस यूट्यूब चैनल पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें हमारे अभी तक अपलोड किए हुए पर्यावरण से संबंधित 3 वीडियो अवेलेबल हैं। ये 14वां वीडियो कुछ देर में आपके लिए उपलब्ध होगा और दोस्तों इसके बाद आपको 1 बाय 1 ऐसे ही चैप्टर वाइज पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित वीडियोस मिलेंगे और वीडियोस की लेंथ जो है दोस्तों थोड़ा ज्यादा हो रही है और उसके पीछे का कारण क्या है कि बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्लासेस ली जा रही हैं और उसके बाद इन क्लासेस में दोस्तों हम विशेष रूप से क्वेश्चन पेपर्स और पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपका जो संपूर्ण एक्सरसाइज है सब्जेक्ट से रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड वो होती रहे। तो दोस्तों, आइए हम पर्यावरण के पारिस्थितिकी तंत्र, जैव मंडल और बायोम की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस क्लास के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र को समझते हुए हमने पिछली 2 क्लासों के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र क्या है और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं हैं उसको समझा था। फिर उसके आगे की क्लास में हमने पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों पर बात की थी, वो चाहे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र हो और उनमें होने वाली कुछ व्याधियां जैसे यूट्रोफिकेशन वगैरह जैसे जो टर्म्स हैं एनवायरनमेंट के, वो हमने समझने का प्रयास किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण यानी कि प्रोपगेशन ऑफ मैटर्स इन इकोसिस्टम, इससे वीडियो की शुरुआत करेंगे। क्लासेस आप समझिए कि शुरू हो रही हैं और ध्यान पूर्वक सभी बातों को एक एक लाइन को आप समझेंगे, तब जाके आप एनवायरनमेंट की एक बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, सजीव की सृष्टि पारितंत्र के भीतर ऊर्जा के प्रवाह एवं पोषक तत्वों के परिसंचरण पर निर्भर करती है। ये मैंने अभी तक की क्लासेस में आपको समझाया। दोस्तों, जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल में विभिन्न जैविक एवं अजैविक तत्वों का विभिन्न चक्रों के माध्यम से इस तरह संचरण होता रहता है कि इन तत्वों का सकल द्रव्यमान प्रायः एक समान रहता है और ये तत्व दोस्तों जैविक समुदायों के उपभोग के लिए सर्वदा सुलभ रहते हैं। दोस्तों, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संचरित होने वाले पोषक तत्वों को मुख्य रूप से हम 3 वर्गों में बांटते हैं। एक पहला वर्ग है बृहद स्तरीय पोषक तत्व, जिसमें हम हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस को शामिल करते हैं। दोस्तों, इन तत्वों के कार्यों की बात करें तो ये तत्व जीवों की कोशिकाओं की संरचना का निर्माण करते हैं तथा जीवों में चर्बी और कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख घटक होते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन निर्माण एवं संश्लेषण में सहायक होता है। फास्फोरस जीवों के न्यूक्लिक अम्ल तथा कोशिका द्रव्य के निर्माण का काम करता है। अब हमारे दूसरा जो तत्व है वो है गौण तत्व। दूसरा गौण तत्वों के अंदर दोस्तों हम शामिल करते हैं क्लोरीन, कैल्शियम, कॉपर, लौह, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम और पोटेशियम को। दोस्तों, गंधक अमीनो अम्ल का निर्माण करता है तथा कैल्शियम जीवों की कोशिकाओं की दीवारों को दृढ़ बनाता है, जबकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का उत्पादन करता है, आप सब जानते हैं। और अभी जब हम उत्पादक वर्ग अपनी पहली क्लास में पढ़ा रहे थे तो उससे संबंधित जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे जो हमारे मल्टीपल चॉइस वाले थे, उसमें हमने ये बात की थी। और हमारा तीसरा तत्व हो जाता है दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व। इनके अंदर हम एल्युमिनियम, बोरान, ब्रोमीन, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन और क्रोमियम को शामिल करते हैं। हालांकि दोस्तों पौधों को इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता काफी कम मात्रा में होती है, किंतु फिर भी इनका महत्व बराबर बना रहता है।
दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का जो संचरण है, मुख्य रूप से मैंने बताया कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच होता है और इसमें ये कुछ चक्रों के माध्यम से संचालित होता है, जिन्हें हम कार्बन, नाइट्रोजन, जल चक्र, फास्फोरस, ऑक्सीजन चक्र या सल्फर चक्र बुलाते हैं और इन सभी चक्रों को जो है क्या कहा जाता है? जैव भू-रासायनिक चक्र। तो सबसे पहले हम जैव भू-रासायनिक चक्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैव भू-रासायनिक चक्र दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पहले भी पूछा जा चुका है और पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों के संचरण की जब बात आती है, तो ये जैव भू-रासायनिक चक्रों के माध्यम से ही संचालित होता है, जो कि कार्बन और अलग-अलग चक्र जो है बनते हैं। तो इस प्रक्रिया को हमारे लिए समझना सबसे महत्वपूर्ण है। समझिए कि जैव भू-रासायनिक चक्र क्या होता है? तो ये वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जल, ये सब जो है जैविक और अजैविक घटकों के बीच क्या होते हैं? एक संचरण होता है। ये चक्र दोस्तों पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हैं। आई होप आपको जैव भू-रासायनिक चक्र बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, जैव भू-रासायनिक चक्रों के अंदर हम क्या-क्या पढ़ेंगे? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, फास्फोरस चक्र और ऑक्सीजन चक्र। आप सबको मैंने पहली दूसरी क्लासेस के अंदर ये वाला डायग्राम वैसे तो समझाया होगा, लेकिन फिर भी आप समझिए। ये जो सभी तत्व हैं हमारे, चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, जल हो, फास्फोरस हो या ऑक्सीजन, उनका संचरण किस तरह से होता है? देखिए, ये सभी तत्व जो है एक-एक करके विभिन्न चरणों में शामिल होते हैं। जैसे प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं और इन भोजन को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में। मान लीजिए टिड्डा, तो एक तत्व चाहे वो ऑक्सीजन हो, यहाँ से चल करके यहाँ आई, या फिर फास्फोरस हुआ, या नाइट्रोजन हुआ, या जल हुआ, या जो भी हुआ तत्व, फिर खाद्य श्रृंखला, ये पूरा एक खाद्य श्रृंखला आप देख रहे हैं। खाद्य श्रृंखला से प्राथमिक उपभोक्ता से आगे बढ़ा द्वितीयक उपभोक्ता में के पास, यानी कि जब टिड्डे ने घास को खाया और टिड्डे को खाया जो है चिड़िया ने, चिड़िया द्वितीयक उपभोक्ता हो गई। उसके बाद चिड़िया को खाने वाले जीव तृतीयक उपभोक्ता हो गए, यानी कि तत्वों का संचरण लगातार बढ़ रहा है, यानी कि एक चक्र आपको बनता हुआ दिखाई यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता को खाया शेर ने, जो कि एक उच्च उपभोक्ता या चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता के क्रम में आ गया। शेर जब मरा तो इसके अंदर जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन या जल या ऑक्सीजन विद्यमान थी, वो इसके अपघटन के बाद पुनः जो है मिट्टी में मिल जाती है और पुनः मिट्टी से हरे पौधे जो है अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। तो ये तत्वों का जो चक्रण है, इसी तरह से खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर होता रहता है। आई होप आपको जैव भू-रसायन चक्र बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम इस जैव भू-रासायनिक चक्रों को समझेंगे। तो ये दोस्तों आप ये समझिए कि जैव भू-रासायनिक चक्र जो है कि जो है कि एक, इसको हम पोषण चक्र भी बोल सकते हैं। और ये पोषण चक्र का टाइप भी हमने देख लिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और दोस्तों अब जो है कि ये चक्र दो प्रकार के होंगे। ये जो जैव भू-रसायन चक्र है, यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से समझिएगा, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक गैसीय चक्र होता है और दूसरा होता है अवसादी चक्र। तो दोस्तों, जो गैसीय चक्र है, ये तत्व वायुमंडल और जलमंडल से होकर गुजरते हैं। जैसे कि गैसीय चक्रों में ध्यान रखिएगा, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चक्र शामिल होते हैं। ये बड़ी तेज गति से पुनर्चक्रित होते हैं। तो ये गैसीय चक्रों की विशेषता होगी, ध्यान रखिएगा। इनमें उदाहरण के रूप में मैंने कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपको बताया। दूसरे प्रकार का चक्र है अवसादी चक्र, यानी कि सेडिमेंट्री साइकिल। इसके अंदर जो है दोस्तों भूमि और जल में जमा होकर ये धीरे-धीरे संचरित होते हैं। ये जो गैसीय चक्र होता है बहुत तेजी से संचरित होता है, यानी पुनर्चक्रित होता है। और जो अवसादी चक्र यानी कि सेडिमेंट्री जो चक्र है, वो हमारा बहुत धीरे-धीरे भूमि और जल के माध्यम से संचरित होता रहता है, जिसमें हम फास्फोरस, गंधक और इन चक्रों को समझ सकते हैं। गंधक मतलब सल्फर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं कि जैव भू-रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। गैसीय चक्रों के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को शामिल किया जाता है। अवसादी चक्र में हम जो है फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बन, गंधक को शामिल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब आइए गैसीय चक्रों में हम समझने का प्रयास करते हैं जल चक्र को। इस तस्वीर के माध्यम से जल को आप समझते रहिएगा। वाष्पोत्सर्जन हो रहा है,
इवेल्यूएशन हो रहा है, संघनन के माध्यम से फिर बादल नीचे आ रहे हैं, जल फिर से जो है बादलों में जा रहा है। तो इस चक्र को थोड़ा-सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, जल चक्र को समझते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी पर जल के सतत संचलन की प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। इसमें वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा और पुनः संचयन, ये 4 प्रक्रिया शामिल होती है। जल चक्र में वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और पुनः संचयन, ये 4 प्रक्रिया शामिल होती है। सूर्य की गर्मी से दोस्तों जलवाष्प बनता है, बादल बनते हैं, फिर वर्षा होकर जल पुनः भूमि व जल स्रोतों में क्या होता है, लौट आता है। यही है जल चक्र, और बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगा के समझने की जरूरत नहीं है। जल का जो चक्रण जो है विभिन्न माध्यमों में हो रहा है, वो बादल बन रहे हैं, फिर वर्षा से उसका संघनन हो रहा है, फिर नदियों में वापस दोबारा जल आ रहा है। तो यहाँ से ये चीजें आप जो है कि जल चक्र के अंदर समझ पाए होंगे। तो जल चक्र में इतना याद रखिए, बस इससे अधिक आपको समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये समझ सकते हैं कि जो जल है, जल चक्र का प्रभाव भी होता है। जल चक्र का प्रभाव वनोन्मूलन पर पड़ता है, जिससे स्वच्छ पानी वातावरण में वर्षण द्वारा वापस आ जाता है। यह जल वनों के विकास के लिए आवश्यक होता है। यदि आप वनों को काटेंगे तो हवा में जलवाष्प का जो निर्माण है वो कम होगा, जिससे वर्षण पर इसका प्रभाव पड़ेगा और पारितंत्र जो है आपका बुरी तरह से प्रभावित होगा। साथ ही जल चक्र का प्रभाव कृषि और घरेलू उपभोग व उद्योगों में जल का जो प्रयोग होता है उस पर भी प्रमुख रूप से पड़ता है। इनका भी पारतंत्र के अंदर बहुत नकारात्मक जो है असर दिखाई देता है। जल का उपयोग दोस्तों घरेलू और कृषि कार्यों और उद्योगों में जब हम कर रहे हैं, इसके लिए नदी, तालाब, झील और भूमिगत जल का प्रयोग बढ़ रहा है, जिससे बहुत तेज गति से जल का दोहन हो रहा है। यदि उस गति से चक्र ने उसे प्रतिस्थापित नहीं किया तो क्या होगा कि जलीय स्रोत जो है दोस्तों सूखाग्रस्त हो जाएंगे और पारितंत्र पर इसका मैंने बताया क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जल चक्र को समझने के बाद अब आप थोड़ा सा कार्बन चक्र को समझिएगा। दोस्तों, जीवों के शुष्क भार का लगभग 49%, ठीक है, कितना, 49%, 49% दोस्तों क्या होता है, ये जो है कार्बन से बना होता है। यदि हम भूमंडलीय कार्बन की पूर्ण मात्रा की ओर ध्यान दें तो हम समझ पाते हैं कि समुद्र में 71% कार्बन विलेय के रूप में विद्यमान है। यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जो है दोस्तों नियमित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब हम कार्बन चक्र को यहाँ पर लिखे हुए कंटेंट के माध्यम से अगर समझे तो कार्बन दोस्तों पृथ्वी पर कार्बन के सतत संचलन की प्रक्रिया है कार्बन चक्र। इसमें वायुमंडल, जीवों, महासागरों और भूमि के बीच जो कार्बन का आवागमन होता है उसे शामिल किया जाता है। पौधों में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पौधे, और जीव इसे भोजन में बदलते हैं, और श्वसन तथा अपघटन और दहन से कार्बन पुनः जो है वायुमंडल में लौट आता है। इस चित्र को आप थोड़ा सा देखते रहेंगे तो अच्छे से समझना आसानी होगी। यहाँ पर देखिए कार्बन विभिन्न माध्यमों से जो है रिलीज होता है, वो चाहे फैक्ट्रियों से हो, चाहे वो पेट्रोल या डीजल की गाड़ियों से हो, वनों से हो। वन जो है कार्बन का बहुत बड़ा सिंक रखते हैं, कार्बन के भंडार होते हैं, और महासागरों के अंदर भी कार्बन जमा होता है, आप जानते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जीवों के श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, ज्वालामुखीय विस्फोट और महासागरों में घुलनशीलता के माध्यम से वातावरण, जलमंडल, जीवमंडल और स्थल मंडल के बीच संतुलन बनाए रखता है कार्बन चक्र। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। दोस्तों, कार्बन चक्र पृथ्वी पर कार्बन के प्रवाह और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया है जो जीवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि CO2 जो होती है कार्बन का CO2 बोलते हैं, और रासायनिक इसका सूत्र है। CO2 के रूप में उत्पादकों एवं उपभोक्ता के श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में CO2 जाता है। आप सब जानते हैं उत्पादकों और उपभोक्ता, आप उत्पादक वर्ग में आते हैं, उपभोक्ता वर्ग में आप ये चीज समझ सकते हैं। और कार्बन चक्र दोस्तों वायुमंडल, सागर, जीवित एवं मृत जीवों द्वारा संपन्न होता है। ये बात मैंने आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझाई। मान लीजिए यदि हमारा कार्बन चक्र अपूर्ण हो जाता है, यानी कि कार्बन चक्र कंप्लीट नहीं होता, तो इससे क्या होगा दोस्तों,
कार्बन चक्र यदि कंप्लीट नहीं होता तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा, कार्बन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ेगी, जिससे तापमान में वृद्धि होगी और ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा और इससे वर्षा पर प्रभाव होगा तथा जो तापमान है, हमारा टेम्परेचर है, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। आप सब जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हिम की जो पेटियां हैं, जो हमारी हिमानियां हैं, वो बहुत तेजी से पिघलेंगी और हिमानियों के पिघलने से जो सागर के जल स्तर में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। और दोस्तों, जब सागर के जल स्तर में वृद्धि होगी तो कई क्षेत्र जो होंगे, जैसे खासकर द्वीपीय क्षेत्र, वो जलमग्न हो जाएंगे और जब द्वीपीय क्षेत्र जलमग्न होंगे तो वहां का जो इकोसिस्टम है, हमारा पारितंत्र है, वो संकटग्रस्त हो जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि कार्बन चक्र जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों, आई होप कार्बन चक्र आप बहुत अच्छे से डिटेलिंग में समझ पाए होंगे। और कार्बन चक्र से संबंधित यदि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कार्बन चक्र यदि अपूर्ण हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव जो है कि इकोसिस्टम पर पड़ेगा, तो जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई उसको आप ध्यान में रखना। आप जो है कि 100-200 शब्द के जो आंसर हैं वो इन कंटेंट्स के माध्यम से आप लिख सकते हैं। दोस्तों, अब आता है हमारा नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र को N2, ठीक है, नाइट्रोजन हमारा, ठीक है, इससे प्रदर्शित है। और नाइट्रोजन जो है दोस्तों, नाइट्रोजन चक्र क्या है वो समझिए पहले। ये प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन विभिन्न रूपों में वायुमंडल, जीवों और मिट्टी के बीच क्या होता है, संचरित होता है। ये ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन चक्र इसी को बोलते हैं। इसमें प्रक्रियाएं होती है। क्या क्या होता है नाइट्रोजन चक्र के अंदर, तो ये प्रक्रिया सवाल के रूप में जो है एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि नाइट्रोजन चक्र के अंदर क्या होता है। तो पहले होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। उसके बाद होगा नाइट्रोजन का अपघटन, फिर होगा दोस्तों नाइट्रिफिकेशन, और उसके बाद होगा विनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और यह चक्र दोस्तों पौधों और जीवों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देता है। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का अंतिम स्रोत वायुमंडल में स्थित आणविक नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित होती है, जिसका पौधों तथा प्राणियों द्वारा सीधा उपापचयीकरण नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो सीधा ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए प्राकृतिक चट्टानों में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, इसलिए मृदा निर्माण के समय नाइट्रोजन भी अनुपस्थित रहता है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह दोस्तों विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जैवभार, अपरद, ठीक है, तथा ह्यूमस से में संयोजित संपूर्ण जो नाइट्रोजन को वायुमंडल में लाखों वर्षों की जैविक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया गया है, ठीक है। दोस्तों, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन यौगिकीकरण सहजीवी सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होता है, और वहीं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होता है। दोस्तों, नाइट्रोजन चक्र समझने के बाद आप ये समझिए कि नाइट्रोजन चक्र का एक सरल प्रवाह होता है। हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रवाह तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि नाइट्रोजन गैस होगी, पहले उसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, मैंने आपको समझाया। फिर इसका जो है कि जैविक नाइट्रोजन बनेगी, फिर अमोनियाकरण इसका होगा, फिर अमोनियम में बनेगी, फिर नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया, कुछ बीच की प्रक्रियाएं भी बता दे रहा हूँ। फिर ये नाइट्रिफिकेशन के बाद क्या होगा कि नाइट्राइट या नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद इसका विनाइट्रीकरण लास्ट में होता है, यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन होता है। तो इस प्रक्रिया को याद रखिएगा, प्रीलिम्स में ये प्रक्रिया आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी कि फिक्सेशन बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे यौगिकों में बदला जाता है जो पौधों द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो अमोनिया हो या नाइट्रेट हो। जो हमने चक्र को, यानी कि जो नाइट्रोजन का चक्र का सरल प्रवाह होता है, जो यहाँ पर मैंने आपसे बताया। दोस्तों, ये जैविक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं, चाहे वो राइजोबियम हो या एजोटोबैक्टर हो, और अजैविक रूप से बिजली कड़कने या औद्योगिक हैबर प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। दोस्तों, मृदा में वास करने वाले महत्वपूर्ण स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जो जीवाणु होते हैं, जिसमें मैंने एजोटोबैक्टर या राइजोबियम की चर्चा की या क्लास्ट्रीडियम की चर्चा की। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के अंदर बाढ़ग्रस्त जो धान के खेत होते हैं, उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के साइनोबैक्टीरियाज उसके लिए उत्तरदायी
डाई होते हैं। और रही बात राइजोबियम की, तो राइजोबियम से सवाल आते रहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि राइजोबियम जो जीवाणु है वो दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथिका में निवास करके बहुत प्रभावकारी एक जो सिम्बायोसिस जो होता है, यानी कि सहजीवन जो होता है, उसको प्रकट करता है। ठीक है, तो आई होप नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आपके समझ में आया होगा। नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, ये मुझे नहीं लगता कि आपको समझने की आवश्यकता है। बस इस चित्र को समझ करके आप ये वाली जो प्रक्रिया जो मैंने पहले आपको बताया, इस प्रक्रिया को सबसे पहले आप बस समझ लीजिए, उसके बाद आप सारा सिस्टम समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र महत्वपूर्ण होता है, तो ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन चक्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, ऑक्सीजन जो है पारिस्थितिकी तंत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑक्सीजन का निर्माण स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषित यानी कि हरे पौधे करते हैं, और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो हमने फाइटोप्लैंक्टन्स दूसरी क्लास में पढ़ा था, उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ज्वालामुखी उद्भेदन, खनिज ऑक्साइड के न्यूनीकरण द्वारा भी ऑक्सीजन वायुमंडल में हमारी ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाती है। तो ऑक्सीजन चक्र पृथ्वी के वायुमंडल, जीवों और जैविक प्रक्रियाओं के बीच ऑक्सीजन के संचरण की क्या है, एक प्रक्रिया है। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, बात आपको पूरी समझ में आएगी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि स्वपोषित हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं जब ये अपना भोजन निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसे जीव श्वसन में उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर देता है। जीव यानी कि हम लोग या फिर गाय भैंस या फिर तमाम माध्यमों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्सर्जित होता है, और हम जो है ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। जल में दोस्तों घुली ऑक्सीजन जलीय जीवों के लिए आवश्यक होती है। बायो ऑक्सीजन डिमांड हमने पढ़ी थी, बीओडी हमने पढ़ा था सुपोषण के अंदर, यूट्रोफिकेशन के अंदर। तो आपको अगर यूट्रोफिकेशन ध्यान होगा तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी कि जल में घुली जो ऑक्सीजन होती है वो कैसी होती है। कि सुपोषण की प्रक्रिया जब होती है तो जल में एल्गीज बूम हो जाता है, तो किस तरह से जल में जो घुलित ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है और जलीय जीवों पर उनका नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। तो जल में घुलित जो ऑक्सीजन है जलीय जीवों के लिए आवश्यक होती है। ज्वालामुखी, अपक्षय और समुद्री प्रक्रिया भी इसमें योगदान देती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। यह दोस्तों चक्र जीवन बनाए रखने और पारिस्थितिकी संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक चीज आप लोग इन चक्रों को पढ़ते हुए ध्यान रखिएगा कि यदि ये सभी चक्र किसी भी तरह से इनकम्प्लीट रह जाते हैं तो ये बहुत बुरे तरीके से इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं। ठीक है, जिसमें हमने तमाम तरीके से, जब कार्बन चक्र को हम समझा रहे थे तो हमने बताया कि कार्बन चक्र यदि कंप्लीट नहीं होता है तो क्या प्रभाव जो है इकोसिस्टम पर पड़ता है। दोस्तों, ऑक्सीजन चक्र को थोड़ा सा समझिएगा, जिसमें इसकी विशेषताएं आप लोगों को ध्यान में रखना है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मानव और जानवर श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। जल स्रोत क्या होता है, जलीय जीवों के लिए घुलित ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, मैंने आपको बताया था। वायुमंडलीय प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण हो जाता है। इस जो जो डायग्राम आपके सामने उपस्थित है इससे आप समझ पाएंगे, एटमॉस्फेयर से भी आएगी, और जो CO2 है हमारी पौधों में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद ये पौधे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हमारे लिए O2 यानी कि ऑक्सीजन, फ्रेश एयर छोड़ते हैं और हम लोग इनका ग्रहण कर लेते हैं, और फिर ये एक साइकिल के माध्यम से फिर यहीं पर आ जाती है। ठीक है, तो आई होप ऑक्सीजन चक्र आपने अच्छे से जरूर समझा होगा। ठीक है, हमारे अब शुरू हो रहे हैं अवसादी चक्र, गैसीय चक्र की अभी हमने बात कर ली। आप सब जानते हैं कि मैंने शुरू में बताया कि गैसीय चक्र बहुत तेजी से संपन्न होता है, जबकि अवसादी चक्र जो सेडिमेंट्री चक्र होता है वो वायुमंडल और जलमंडल में होता है, और ये बहुत धीमी गति से जो है इनका चक्रण संभव होता है। देखिए, अवसादी चक्र के अंदर मुख्य रूप से हम फास्फोरस और जो है कि सल्फर चक्र, इन दो चक्रों को जो है समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, फास्फोरस चक्र को समझते हैं। तो फास्फोरस चक्र दोस्तों एक जैव भू रासायनिक चक्र है। ये मैंने शुरू में ही बताया, सभी एक जैव भू रासायनिक चक्र ही हैं, जिसमें फास्फोरस भूमि, जल और जीवों के बीच संचरित होता है। ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, बल्कि दोस्तों चट्टानों के अपक्षय से मिट्टी और जल में प्रवेश कर जाता है। पौधे इसे जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। ध्यान रखिएगा,
एक चीज, चट्टानों के अपक्षय से मिट्टी और जल में प्रवेश करता है फास्फोरस। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुका है। यूपीएससी सीएससी जो सिविल सर्विस की हमारी परीक्षा है उसमें ये क्वेश्चन सल्फर चक्र से आ चुका है। रॉक्स के माध्यम से जो है कि ये जल चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में मिट्टी उसके बाद जल में प्रवेश कर जाते हैं। पौधे फिर इन्हें क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और जंतु इसे पौधों या जीवों को खाकर प्राप्त करते हैं फास्फोरस को, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको दिख रही हैं इमेज के अंदर। इमेज हमेशा मैं इसलिए ज्यादा अच्छी और स्पष्ट लगाता हूं जिससे जो कंटेंट है हमारा वो उसकी क्लियरिटी हमें अच्छे से बन पाए। दोस्तों, जीवों के मरने और अपघटन के बाद फास्फोरस फिर से मिट्टी में लौटता है। अंततः यह जल में बहकर समुद्री अवसादों में जमा हो जाता है फास्फोरस, ठीक है। समुद्री अवसादों में फास्फोरस क्या होता है, जमा हो जाता है। फास्फोरस चक्र की विशेषता ये है दोस्तों कि ये चक्र वायुमंडलीय चक्र का हिस्सा नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सभी जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है फास्फोरस, और चट्टानों के अपक्षय से यह प्राकृतिक रूप से ही उपलब्ध होता है फास्फोरस। तो आई होप आप फास्फोरस चक्र को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। दोस्तों, फास्फोरस जैविक झिल्लियां, न्यूक्लिक एसिड तथा कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का एक प्रमुख घटक होता है। अनेक जो प्राणी होते हैं वो अपना कवच, अस्थियां और दांत बनाने के लिए फास्फोरस का उपयोग करते हैं। दोस्तों, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टानों में होता है, ये मैंने आपको बताया। ये दोस्तों फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस जो है चट्टानों में संचित रहता है। चट्टानों का क्षय होगा, मैंने बताया है, थोड़ी मात्रा में फास्फेट भूमि और जल में घुल जाएगी और उन्हें पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। दोस्तों, कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं किया जा सकता, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों, मृदा घोल में फास्फोरस ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, ये बात आप लोगों को मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है, ठीक है। फास्फोरस चक्र आपने समझ लिया। अब आइए हम सल्फर चक्र की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो सेडिमेटरी साइकिल यानी अवसादी चक्र का हमारा दूसरा चक्र है, जो सल्फर चक्र, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। इस इमेज को आप बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। दोस्तों, जो सल्फर है, सल्फर चक्र क्या है, पारतंत्र में सल्फर के परिसंचरण की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें यह विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों के बीच क्या होगा, स्थानांतरित होता है। यह चक्र सल्फर के वातावरण, जल, मिट्टी और जीवों के बीच प्रवाह को कंट्रोल करता है सल्फर चक्र। दोस्तों, सल्फर जो होता है वो सल्फर प्रोटीन का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, घटक है। ये गैसीय और औषधि दोनों चक्रों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गंधक यानी कि सल्फर का विशाल भंडार मिट्टी और औषधों के भीतर होता है, और यह दोस्तों कार्बनिक रूप में कोयले, तेल और पीट में, और अकार्बनिक रूप में पायराइट चट्टान और सल्फर चट्टान में सल्फेट, सल्फाइड और कार्बनिक सल्फर के रूप में पाया जाता है। दोस्तों, चट्टानों के अपक्षय एवं अपर्दन और जैविक पदार्थों के जीवाणुओं एवं कवकों द्वारा विघटन से सल्फर का स्थलीय एवं जलीय तंत्र के अंदर गमन होता है, और दोस्तों वायुमंडल में भी इसका एक भंडार जरूर होता है। वायुमंडल में जो गंधक के स्रोत होते हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वायुमंडलीय उत्सर्जन में ज्वालामुखी विस्फोट, जीवाश्म ईंधनों का दहन, जैविक पदार्थों के अपघटन से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में जमा हो जाता है। फिर दोस्तों, वर्षा द्वारा इनका अवशोषण कैसे होता है, तो ये SO2 और सल्फर ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड वर्षा के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 बनाते हैं, जो मिट्टी में क्या होता है, गिरता है, ठीक है। दोस्तों, मिट्टी में भी इनका रूपांतरण होता है। मैं बता चुका हूं कि मिट्टी में भी सल्फर का रूपांतरण होता है। तो कैसे दोस्तों, तो सल्फर मिट्टी में सल्फेट के रूप में जमा रहता है जिसे पौधे क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। और जीवों में स्थानांतरण का कैसे होता है, तो दोस्तों पौधों में यह सल्फर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और जीवों की प्रोटीन निर्माण में सल्फर सहायक होता है। जीवों के अपघटन से पुनः उत्सर्जन होता है। तो कैसे, तो जीवों की मृत्यु के बाद सूक्ष्म जीव इन्हें पुनः सल्फाइड यानी कि H2S और या
SO2 में बदल देते हैं, जिससे ये फिर से वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रक्रिया को जो है कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। दोस्तों, सल्फर को आपने बेहतरीन तरीके से समझा और अभी तक हमने जैव भू रासायनिक चक्रों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। दोस्तों, जैव भू रासायनिक चक्र जो है मानवीय गतिविधियों के कारण भी प्रभावित होते हैं। जैसे पारितंत्र में बहुत से चक्र पाए जाते हैं और ये अलग अलग स्वतंत्र रूप में नहीं चलते, बल्कि कहीं न कहीं किसी बिंदु पर एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। किसी भी चक्र का नकारात्मक प्रभाव दूसरे चक्र भी पड़ सकता है। मैंने बताया था कि इकोसिस्टम के अंदर सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। दोस्तों, मनुष्य किसी भी तत्व को जब उसके भंडार या स्रोत से निकालता है और पर्यावरण में पुनः छोड़ता है, तो इससे उस चक्र की गति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि मानव ने अपने उपभोग के लिए वनों को काट डाला, जीवाश्म ईंधन और हाइड्रोकार्बन जलाकर कार्बन उत्सर्जन को जो कि अब अगर बात हम सन 1940 की बात करें, तो हम पाते हैं कि 1.1 बिलियन टन उस समय था ये चीज, उसे वर्ष 2014-15 में बढ़ाकर लगभग 40 बिलियन टन कर दिया गया। और दोस्तों, इसका प्रभाव क्या हुआ कि वैश्विक तापन के रूप में जलवायु पर इसका प्रभाव पड़ा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, हीट बढ़ी। इसी प्रकार दोस्तों, यदि जैव भू रासायनिक चक्र जो है इसके चक्रण में परिवर्तन होता रहेगा, तो मानव का अस्तित्व भी जो है वो संकट में पड़ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है जो हमारा जैव भू रासायनिक चक्र है वो किसी तरह से मानवीय गतिविधियों के माध्यम से इनकम्प्लीट न रह जाए। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ये चीज आपको। दोस्तों, अब आपने जो है कि जैव भू रासायनिक चक्रों को अच्छे से समझ लिया। अब हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो चैप्टर हुआ, यहाँ होता है समाप्त। अब हम बढ़ चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, जहां हमने बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल और बायोम की बात शुरू में क्लास की शुरुआत में की थी। तो सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा हम बायोम को बायोस्फीयर को समझने का प्रयास करते हैं। किस तरह से, देखिए, पर्यावरण का हिस्सा जीवमंडल जो है, जो बायोस्फीयर है वो है। ठीक है, आप यहाँ पर पर्यावरण देख रहे हैं। पर्यावरण के कुछ हिस्से हैं जिसमें जो है कि वायुमंडल है, जिसके अंदर तमाम वायुमंडल की लेयर्स हैं। उसके बाद जीवमंडल है, जिसमें हम पौधे और जंतु का अध्ययन करते हैं। फिर हमारा जलमंडल है, जिसके अंदर हम हिमनद, झील, नदी और सागर को देखते हैं। फिर हमारा स्थल मंडल है, जिसमें हमें पर्वत, मैदान और मरुस्थल की बात करते हैं। तो हम मुख्य रूप से आज इस वाले की बात करने जा रहे हैं, जीव मंडल या जैव मंडल वाले चैप्टर के अंदर। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में बनाए गए हैं, वर्ल्ड में भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ जैव मंडल पढ़ेंगे। हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात नहीं करेंगे, उनकी संख्या और उनकी लिस्ट की बात नहीं करेंगे। जब हम पर्यावरण के संरक्षण यानी कि जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके कंजर्वेशन की बात करेंगे, तो हम बायोस्फीयर रिजर्व की पूरी लिस्ट देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आइए, जैव मंडल को आप चित्र के माध्यम से समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बायोस्फीयर को समझने का प्रयास कीजिए। बायोस्फीयर देखिए यहाँ पर है। तो देखिए, एक इंडिविजुअल इकाई है, इंडिविजुअल इकाई के ऊपर है पॉपुलेशन, यानी कि इसी इंडिविजुअल इकाई का पॉपुलेशन बना। ठीक है, जनसंख्या हुई। उसके बाद इस जनसंख्या को घेरने वाला एक है कम्युनिटी। इसी जनसंख्या का एक बड़ा रूप है समुदाय, और समुदाय का बड़ा रूप है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम का बड़ा रूप है बायोम, जिसकी हम जैव मंडल के बाद चर्चा करेंगे। और जैव मंडल से भी बड़ा जो है बायोम, यानी कि बायोम से भी बड़ा जो है चीज बनती है बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर यानी कि हमारा जैव मंडल। तो जैव मंडल एक बृहद संकल्पना है, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इस चित्र से बहुत सारी बातें अभी तक आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, नहीं भी क्लियर है तो आगे जब हम कंटेंट पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आइए जैव मंडल की शुरुआत करते हैं। इसे आप जैव मंडल या जीव मंडल कह सकते हैं। इंग्लिश में दोनों का एक ही अर्थ होता है, बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर को देखते हैं। ये पृथ्वी का वह भाग होता है जहां जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव तथा पारस्परिक क्रियाओं द्वारा, ये सूक्ष्म जीव रहते हैं और ये पारस्परिक क्रियाओं द्वारा एक संतुलित पर्यावरण बनाए रखने का काम करते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जीव बायोस्फीयर के अंदर एक बायोम, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन और इंडिविजुअल सभी रहते हैं। ठीक है, इसके 3 प्रमुख घटक हैं, महत्वपूर्ण हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और
वायुमंडल। ये बायोस्फीयर के घटक होते हैं जिनसे मिल करके ही जैवमंडल हमारा बना होता है, ठीक है। और दोस्तों इनके बीच जैविक और अजैविक घटकों का निरंतर जो है आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको जैवमंडल अभी तक काफी हद तक समझ में आया होगा। दोस्तों जैवमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से लेकर वायुमंडल के निचले स्तरों, महासागरों की गहराइयों तक है। इसमें सभी पारिस्थितिकी तंत्र शामिल होते हैं। मैंने आपको यहाँ चित्र में बताया कि बायोस्फीयर एक बृहद अवधारणा है। इसके अंदर सभी इकोसिस्टम आते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सभी इकोसिस्टम आते हैं। इकोसिस्टम वो चाहे वन का हो, घास के मैदान का हो, मरुस्थल का हो, नदी का हो या समुद्री जो इकोसिस्टम है वो है, सभी जो है बायोस्फीयर के अंतर आते हैं। दोस्तों बायोस्फीयर को आपने अभी तक काफी हद तक समझा होगा। थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ आपको। देखिए पृथ्वी के समस्त जीवित जो जीव होते हैं उनके आसपास का जो पर्यावरण होता है जिनसे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, उन्हीं से मिलकर के यहाँ पर बताया कि जैव मंडल का निर्माण होता है। ये सभी पर्यावरण के संतुलन के लिए सहायक होते हैं। फिर वही बात करेंगे कि जैव मंडल के अंतर्गत समस्त जीव वो चाहे जैविक घटक हो या अजैविक घटक, ठीक है, उनको सम्मिलित किया जाएगा और यह पृथ्वी का वो भाग होगा जहां पर क्या होगा, जीवन पाया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ये चीज थोड़ा इरेज कर दूं तो मैं एक छोटा सा चित्र आपको यहाँ पर बना के जीव मंडल को यानी कि जैव मंडल को, बायोस्फीयर को समझाना चाहूंगा। दोस्तों बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है, अगर आप यहाँ पर वायुमंडल को रख लीजिए, वायुमंडल, ठीक है, नीचे आप बड़े बृहद भाग को बायोस्फीयर बना दीजिए और यहाँ पर रख दीजिए आप जलमंडल को, ठीक है, जलमंडल को, और इस स्थल पर आप यहां पर रख दीजिए स्थल मंडल को, स्थल मंडल को। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये तीनों ही मंडल मिल करके क्या बना रहे हैं, जैव मंडल बना रहे हैं, ठीक है। कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर तीन ये क्या है कि घटक हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये बायोस्फीयर के यानी कि जैव मंडल के ही घटक हैं। ये बात आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। या फिर आप ये कह लें कि जैव मंडल जिसे कहा जाता है वो वह भाग है जिसमें स्थल, जल तथा वायुमंडल का मिलन होता है, ठीक है। यानी कि जैव मंडल स्थल, जल और वायुमंडल का एक मिलन स्थल है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैव मंडल में दोस्तों जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, जिसके बिना जैव मंडल क्या होगा, समाप्त हो जाएगी। इसलिए सूर्य की ऊर्जा महत्वपूर्ण है पूरे इकोसिस्टम के अंदर। सजीव जीवधारियों के लिए दोस्तों आवश्यक पोषक कहीं बाहर से नहीं बल्कि वायु, जल और मृदा से ही निर्मित होते हैं और इन्हीं का बार बार पुनर्चक्रण होता रहता है जिससे जीवन चलता रहता है, जिसे हमने जैव भू रासायनिक चक्र के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझा है, ठीक है। अब दोस्तों जैव मंडल जो है बहुत अच्छे से आपने समझ लिया, ठीक है। जैव मंडल को समझने के बाद जैव मंडल के अंदर कुछ जीवों का समुदाय पाया जाता है जो कि महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं जो है एनवायरनमेंट के इस चैप्टर के लिहाज से। बायोम और बायोस्फीयर रिजर्व वाले बायोस्फीयर वाले चैप्टर में अब पाते हैं कीस्टोन प्रजाति, एक टर्म है कीस्टोन प्रजाति। तो कीस्टोन प्रजाति क्या है, इस चित्र को महत्वपूर्ण रूप से देखिएगा। अपने अपने इकोसिस्टम के शेर बहुत महत्वपूर्ण जीव है, हाथी बहुत महत्वपूर्ण जीव है, ये जो पानी के अंदर शिकार करने वाली बिल्ली है वो महत्वपूर्ण जीव है, और जो है भेड़िया एक महत्वपूर्ण जीव है। इन जीवों के चित्रों को बस आप देखिए, कंटेंट पढ़ते वक्त आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों वे जैविक प्रजातियां होती हैं कीस्टोन जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। कीस्टोन प्रजातियां जो है इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को प्रभावित कर सकती है। ये कीस्टोन प्रजातियां हैं दोस्तों यदि ये प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं तो संपूर्ण जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, डिसबैलेंस हो सकता है और कई अन्य प्रजातियों पर इसका क्या होता है, नकारात्मक
प्रभाव पड़ सकता है। जैसे शेर जो है हिरण की प्रजाति को जब शिकार करता है तो उनकी प्रजाति कंट्रोल में रहती है, ठीक है। यदि शेर विलुप्त होता है तो असंतुलित रूप से, अनियंत्रित रूप से हिरणों की प्रजाति बढ़ेगी, और यदि उसका शिकार नहीं होगा तो सिर्फ वही प्रजाति अगर अधिकतर इकोसिस्टम के अंदर पाई जाएगी तो उससे इकोसिस्टम डिसबैलेंस रहेगा। दोस्तों, कीस्टोन का जो प्रभाव है वो मुख्य रूप से भोजन श्रृंखला, क्योंकि शेर देखिए किसको खाएगा, हिरन को खाएगा, तो हिरन और शेर खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा होगा। जैव विविधता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं पर प्रभाव जो है कीस्टोन का पड़ता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि समुद्री ऊदबिलाव जो होता है, यहाँ पर हमने जो है कि चित्र के माध्यम से देखा था, समुद्री ऊदबिलाव जो होता है, समुद्री अर्चिन जो होते हैं उनकी संख्या को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिससे समुद्री केल्प जो जंगल होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो भेड़िया इसी तरह से देखेंगे, हिरणों की संख्या सीमित कर वनस्पतियों को नष्ट होने से बचाते हैं। यदि मैंने बताया था कि शेर और चाहे भेड़िया हिरणों को खाते हैं, ठीक है, तब जाके इकोसिस्टम कंट्रोल में होता है, क्योंकि यदि अगर बहुत ज्यादा हिरण हो जाएंगे तो जो हमारी वनस्पतियां हैं उनको अपने खाने के रूप में उपयोग में लेंगे हरे पौधों को, तो हरे पौधे ज्यादा जो है नष्ट होने के चांसेस बने रहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि हाथी आप देखेंगे, हाथी अपने परिवेश को आकार देकर अन्य जीवों के लिए नए आवास बनाता रहता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप समझ गए होंगे कि कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं। जैसे शेर एक कीस्टोन प्रजाति है, हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे कि समुद्री ऊदबिलाव ये भी एक जो है कीस्टोन प्रजाति है। तो आई होप कीस्टोन आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। कीस्टोन के बाद आप थोड़ा सा फाउंडेशन स्पीसीज को समझिए, यानी कि फाउंडेशन प्रजाति क्या होती है। इन चित्रों को आप देखते रहिए, इन चित्रों को ही पहले आपको समझा देता हूँ। ये मैंग्रोव के वृक्ष हैं और ये प्रवाल भित्तियों का चित्र है आपके लिए। और प्रवाल भित्तियां आप जानते हैं बहुत सारे छोटे छोटे समुद्री जीवों का वो आवास प्रदान करती है और जुजेंथली नामक शैवाल के साथ सहजीविता भी प्रदान करती है। मान लीजिए यदि किसी तरह से जो है कि जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है वो नष्ट होता है, तो मैंग्रोव इकोसिस्टम के अंदर जो है आप देखते हैं कि मैंग्रोव की जड़ों में बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं वो अपना आवास बनाते हैं। यदि ये नष्ट हो जाते हैं तो उन जीवों का आवास नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन प्रजाति। तो जो मैंग्रोव होगा एक फाउंडेशन प्रजाति है, कोरल है एक फाउंडेशन प्रजाति है। तो आप समझ गए होंगे कि वे जीव जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, स्थिरता और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आधार का काम करती हैं और अन्य जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। और इनका दोस्तों प्रभाव मुख्य रूप से उनके आकार, संख्या या जैविक क्रियाओं पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर मैंग्रोव की बात पहले ही आपको बताई। मैंग्रोव एक वृक्ष है, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। और अगर प्रवाल की बात करें तो प्रवाल दोस्तों समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के आधार होते हैं और ये हजारों समुद्री जीवों को क्या बोल देते हैं, आवास प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। तो आपको फाउंडेशन प्रजाति भी समझ में आई होगी। अब अगली है हमारी अम्ब्रेला प्रजाति, अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला माने छाता होता है और छाते के तने हुए इस क्षेत्र से आप एक बात समझ गए होंगे कि ये एक प्रजाति है, मान लीजिए तेंदुआ। यदि आप तेंदुआ को संरक्षित करते हैं, तेंदुआ एक छाता है, तेंदुआ के नीचे बहुत सारी प्रजाति संरक्षित है। यदि आप तेंदुआ को संरक्षित कर दें तो बाकी सारी प्रजातियां अपने आप संरक्षित हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज, ठीक है। देखिए अम्ब्रेला स्पीसीज क्या है, ये प्रजातियां वो प्रमुख जीव होते हैं जिनकी सुरक्षा से संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र और उसमें निवास करने वाली अन्य प्रजातियों का भी संरक्षण हो जाता है। भी शब्द को ध्यान में रखिएगा, यदि आपने अम्ब्रेला प्रजाति का संरक्षण किया तो बाकी प्रजातियां अपने आप संरक्षित हो जाती हैं, ठीक है। ये प्रजातियां दोस्तों पर्यावरणीय स्वास्थ्य की सूचक होती हैं और इनके संरक्षण से कई अन्य वनस्पतियों और जीव जंतुओं को भी क्या होता है, लाभ मिलता है। और ये दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष स्थान
बनाए रखती हैं, ठीक है। और ये भोजन श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दूसरा, इनके संरक्षण से व्यापक क्षेत्र और विभिन्न जैव प्रजातियों को क्या होता है, लाभ होता है। पहली लाइन में ये बात बताई गई थी। ये दोस्तों मुख्यतः बड़े शरीर वाले जीव होते हैं। तेंदुआ एक बड़े शरीर वाला जीव होता है जो कि व्यापक क्षेत्र में विचरण करने वाले, विशेष आवास की आवश्यकता रखने वाले जीव होते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर तेंदुआ या बाघ को ही ले सकते हैं। बाघ यानी कि पैंथेरा टिग्रिस, इसका ये जंतु वैज्ञानिक नाम है। भारत में बाघ संरक्षण से पूरे जंगल और उसमें रहने वाली अन्य जो प्रजातियां हैं उसका संरक्षण होता है। हाथी, एलिफेंट, इसके आवास संरक्षण से कई अन्य जीवों का भी संरक्षण होता है। तो आई होप आपको अम्ब्रेला स्पीशीज क्या होती हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष चलाया गया था? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है संकेतक प्रजाति यानी कि इंडिकेटर स्पीशीज। ये भी कुछ कुछ बड़ी ही खास प्रजाति है। अगर ये संकेतक का मतलब, इंडिकेटर का मतलब होता है कि यदि ये प्रजातियां, ये स्पीशीज इन्वायरमेंट के अंदर हैं यानी कि इकोसिस्टम के अंदर हैं, तो इकोसिस्टम काफी रिच माना जाता है, अच्छा माना जाता है, सामान्य माना जाता है, स्वस्थ माना जाता है। यदि ये प्रजातियां किसी इकोसिस्टम के अंदर नहीं है तो इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। हम समझ जाते हैं यदि ये प्रजातियां इकोसिस्टम के अंदर नहीं दिख रही हैं तो जो काम ये प्रजातियां इकोसिस्टम के अंदर करती थी वो नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इकोसिस्टम है हमारा वो डिसबैलेंस हो रहा है। तो संकेतक प्रजातियां क्या है? वे जीव जो अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाते हैं, ठीक है। ये प्रजातियां पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की सूचक होती हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यदि किसी क्षेत्र में प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन या पारिस्थितिकी असंतुलन होता है तो संकेतक प्रजातियों की संख्या, व्यवहार या अस्तित्व में बदलाव देखा जाता है। दोस्तों उदाहरण के लिए हम देखेंगे लाइकेन, महत्वपूर्ण है ये सवाल, यूपीपीसीएस का बहुत फेवरेट सवाल है और भी कई परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है कि लाइकेन क्या एक संकेतक प्रजाति है? तो हाँ, लाइकेन एक संकेतक प्रजाति है। और लाइकेन दोस्तों वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होता है। ये आपका 2 नंबर का सवाल है, आप ध्यान में रखिएगा। लाइकेन वायु प्रदूषण के लिए संवेदनशील होता है, इसलिए उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से वायु की गुणवत्ता का अनुमान लगाया जाता है। और इसी तरह से दोस्तों मेंढक जल की गुणवत्ता और पर्यावरणीय परिवर्तनों को दर्शाने वाले संकेतक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। संकेतक प्रजातियों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को पारिस्थितिक तंत्र में हो रहे परिवर्तनों को समझने में मदद मिलती है, जिससे पर्यावरणीय संरक्षण के उपाय किए जा सकते हैं। और इन प्रजातियों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि दोस्तों ये प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। तो आई होप आपको संकेतक प्रजाति बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। संकेतक प्रजाति को समझने के बाद अब आइए संक्रमिका या इकोटोन को समझते हैं। वैसे इकोटोन को मैं पहले भी समझा चुका हूँ क्लासेस के अंदर, पुरानी पहली जो क्लासेस अभी हमने 3 ली उसके अंदर मैं इकोटोन आपको शायद तीसरी क्लास में ही समझाया हूँ। अगर आपने नहीं समझा इकोटोन को तो एक बार फिर से समझिए। इकोटोन और संक्रमिका एक ही बात है। यहाँ पर 2 पारितंत्र आपको देखने को मिल रहे हैं, एक जंगल पारितंत्र, एक घास पारितंत्र आपको देखने को मिल रहा है। और इस पारितंत्र जो दोनों जहां मिल रहे हैं उनके बीच का जो क्षेत्र है वो जो संक्रमिका जोन है, संक्रमण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। संक्रमिका मैंने बताया 2 विभिन्न भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच, एक ये और एक ये, एक संक्रमण क्षेत्र होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। ये वो क्षेत्र है जहां 2 अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियां मिलती हैं, यानी कि इस वाले जोन में ये जो बीच वाला संक्रमिका है उसमें दोनों इकोसिस्टम की खासियत जो है मौजूद होती हैं और ये दोनों तंत्रों की विशेषता यहाँ पर पाई जाएंगी। ये मैंने आपको पहले भी इकोटोन के अंदर बता दिया था। ये क्षेत्र दोस्तों जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ रिच बायोडायवर्सिटी होती है क्योंकि इसमें दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं, साथ ही कुछ विशिष्ट प्रजातियां भी मौजूद होती हैं। याद रखिए संक्रमिका की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इन दोनों क्षेत्रों की प्रजातियों के पाए जाने के अलावा यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रजातियां अलग से पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो है
जो कि केवल इसी संक्रमण क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संक्रमिका क्या है। इसकी विशेषता ये है संक्रमिका की कि यहाँ उच्च जैव विविधता होगी, ठीक है। दोनों तंत्रों की विशेषता, विशिष्ट प्रजाति जो कि केवल इसी क्षेत्र में पाई जाएगी, पर्यावरणीय परिवर्तनशीलता, ये क्षेत्र क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं और जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय गतिविधियों से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए इनका भी कंजर्वेशन किए जाने की जरूरत है, ठीक है। तो आई होप आप इकोटोन या संक्रमिका अच्छे से समझ पाए होंगे। कोर प्रभाव या एज इफेक्ट ये भी समझिए, ये कुछ संक्रमिका जैसा ही है। इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आप ये चीज समझ पाएंगे। जब दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमिका क्षेत्र बनता है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होगा वो संक्रमिका क्षेत्र होगा, ठीक है। उसमें जैव विविधता क्या होती है, बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई जैव विविधता को ही क्या कहते हैं, कोर प्रभाव या एज इफेक्ट कहते हैं। ये महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखिएगा। अब कोर प्रभाव की जो विशेषता है वो समझिए इन 3 पॉइंट्स के अंदर। पहला पॉइंट ये है प्रजातियों की अधिकता यहाँ होगी। संक्रमिका क्षेत्र में सामान्यतः जैव विविधता अधिक होती है क्योंकि इसमें दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषताएं या प्रजातियां पाई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे इस क्षेत्र की भी प्रजाति और इस क्षेत्र की भी प्रजाति पाई जाएगी। और दूसरा है संक्रमिका प्रजातियों की पुष्टि। इस क्षेत्र में कुछ विशेष रूप से प्रजातियां विकसित होती हैं। जो इकोटोन है वही ये कोर प्रभाव है, बस इसमें अंतर ये है, इसमें क्या होता है, जैव विविधता बढ़ती जाती है और इसी बढ़ी हुई विविधता को हम एज इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और तीसरी विशेषता है कि उत्पादकता में वृद्धि होती है। चूंकि ये क्षेत्र दोस्तों पारिस्थितिक रूप से विविध होता है, इसलिए यहाँ की पारिस्थितिक उत्पादकता भी जो है अधिक होती है। जैसे यहाँ पर 2 गोला बनाते हैं, ठीक है, और इन गोलों के बीच में एक गोला बनाते हैं। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये ए बी यहाँ पर लिख देंगे तो आप ये समझ पाएंगे इस क्षेत्र की और इस क्षेत्र की दोनों की विशेषता इस क्षेत्र में पाई जाएगी और इसी क्षेत्र की बढ़ती हुई जो जैव विविधता है इसी को हम एज इफेक्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको एज इफेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब लास्ट है दोस्तों जैव मंडल के बाद बायोम। बायोम समझिएगा, बायोम बहुत सारे होते हैं, अलग अलग बायोम, इसीलिए ये पिक्चर आपको बहुत कुछ समझाती है। तो बायोम क्या है, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें समान जलवायु, पौधे और जीव जंतु पाए जाएंगे। ये बड़े पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होता है, यानी कि जैव मंडल से छोटा बायोम ही होता है, जो कि दोस्तों पर्यावरणीय कारकों जैसे कि तापमान, वर्षा, मिट्टी और ऊंचाई के आधार पर निर्धारित होता है। बहुत सारा बायोम आगे मैं आपको एक चार्ट्स के माध्यम से समझाने वाला हूं। बायोम के प्रकार समझिए जिन्हें हम चार्ट में देखेंगे। स्थलीय बायोम में आप देखेंगे जंगल, घास भूमि, रेगिस्तान और टुंड्रा। और जलीय बायोम के अंदर आप देखेंगे मीठे पानी और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि आप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन लें, आप सब जानते हैं इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के जो पैरेलल है वो सारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वर्षा वन ही पाए जाते हैं। 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण में हमें पूरा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ही देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से हम जो है कि अमेजन वर्षा वनों और कोंगो के वर्षा वनों को समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होगी, विविध जीव जंतु मिलेंगे यानी कि जैव विविधता बहुत रिच होगी। जबकि वहीं पर दूसरा बायोम आपको देखेंगे रेगिस्तान में। रेगिस्तान में आप देखेंगे कि शुष्क जलवायु होगी, जिसके कारण यहाँ पर सीमित वनस्पति देखने को नजर आएगी। दोस्तों बायोम जो है पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई और प्रदूषण जैसे मानवीय कारक जो होते हैं वो बायोम को प्रभावित कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, जिससे जैव विविधता पर खतरा उत्पन्न होता है। तो आई होप बायोम आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए बायोम को कुछ चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं कि दुनिया में कौन कौन से बायोम एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर बायोम का प्रकार होगा, उसके बाद स्थान होगा, फिर मुख्य जलवायु विशेषता होगी, फिर वनस्पति होगी, फिर जीव जंतु आप देखने को पाएंगे। हालांकि इससे पहले हमने इसे डिस्कस किया है, लेकिन कुछ चीजें नहीं डिस्कस किया है।
तो उसको आप यहाँ पर वीडियो आराम से पॉज़ कीजिए, मैं समझाऊँगा नहीं। ये एक सारणी है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षा मन जो है दोस्तों, भूमध्य रेखा के आस-पास अमेज़न और कांगो और दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाए जाएँगे। यहाँ की जलवायु विशेषताएँ ये होगी कि अधिक गर्मी होगी, अत्यधिक वर्षा वाला स्थल होगा। वनस्पतियाँ यहाँ पर घने होंगे, ऊँचे पेड़ होंगे, लताएँ होंगी, ऑर्किड के वृक्ष पाए जाएँगे, लेकिन यहाँ पर कृषि नहीं होगी क्योंकि भारी मात्रा में वर्षा से मृदा का निक्षालन होता है, इसलिए यहाँ पर कृषि जो है कि बहुत कम मात्रा में हो पाती है क्योंकि वर्षा जो है वो देखिए यहाँ पर 2000 से 4000 मिली पर ईयर हो रही है, तो बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ रेन फॉल है। तो यहाँ पर जो है कृषि है न के बराबर होती है। यहाँ पर जीव जंतु जगुआर, तोता, बंदर, सांप इस तरह के जीव पाए जाएंगे। इसी तरह से शुष्क मरुस्थल बायोम, सवाना बायोम, शीतोष्ण घास भूमि, शीतोष्ण वन, टैगा वन, टुंड्रा बायोम और जलीय बायोम समझ सकते हैं। और इन बायोम से आपके लिए हमेशा पीसीएस या यूपीएससी के अंदर सवाल आते रहते हैं, इनको आप समझते रहिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हमारा चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है। अब मुख्य रूप से हम समराइज थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश के कुछ कारण हैं। पहले कारण में हम वनों की कटाई देखेंगे। वनों का उन्मूलन करने से क्या-क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है कि एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित है। प्राकृतिक आपदा आएगी, कागज की भारी मांग है, इसलिए वनों की कटाई हो रही है। वनों का उन्मूलन कटाई क्यों हो रही है, और ये जंगलों की कटाई से जैव विविधता का नाश हो रहा है। मुख्य रूप से जीव जंतुओं का जो आवास है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो जीव जंतुओं के जो है समाप्त होने में, उनके ह्रास में सबसे बड़ा कारण है उनके आवास का छिनना। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश का ये प्रमुख कारण है। पहला वनों की कटाई, दूसरा औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, तीसरा प्रदूषण, चौथा है एक बृहद कारण जलवायु परिवर्तन, और पांचवा है अत्यधिक कृषि और कीटनाशकों का उपयोग आप कर रहे हैं। प्लास्टिक कचरा का प्रबंधन की समस्या है आप में, अवैध शिकार और अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए जो है पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो रहा है। आई होप दोस्तों आप पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश के प्रमुख कारण अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों इन कारणों को बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि इससे संबंधित जो है सवाल एग्जाम के अंदर, मेंस के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश के प्रमुख कारण क्या हैं और उसके संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डालिए। तो आइए पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के उपाय थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इकोसिस्टम को कैसे कंजर्व किया जाना चाहिए, क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो पहले दोस्तों वृक्षारोपण को बढ़ावा दीजिए क्योंकि वनों को आप काट रहे हैं। दूसरे नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तीसरे प्रदूषण को कंट्रोल कीजिए, जल संरक्षण कीजिए, जैव विविधता का संरक्षण कीजिए, टिकाऊ कृषि को अपनाइए, प्लास्टिक का कम उपयोग कीजिए, जन जागरूकता को अपनाइए, तब जाके आपका जो इकोसिस्टम है वो जो है कंजर्व हो पाएगा, संरक्षित हो पाएगा। तो आई होप आपको पूरी क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब क्लासेस जो हमारा कंटेंट है वो समाप्त हो चुका है। कंटेंट से संबंधित जो हमारे पीवाईक्यूज हैं आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। ये देखिए, पहला पीवाईक्यू करने का प्रयास करते हैं जिसमें लिखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा था कि जैव भू रासायनिक चक्र जिनके माध्यम से तत्वों का चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहा है, उसमें हमने जल चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, सल्फर चक्र, ये सभी को हमने पढ़ लिया था और इसका उत्तर भी बी है। और ये यूपीपीसीएस के प्री में आया 2 बार। ठीक है, तो सवाल महत्वपूर्ण है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसी तरह से आगे कुछ पीवाईक्यूज लगे हैं, आप लोग 1 बाय 1 आराम से वीडियो को रोक करके पीवाईक्यूज करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज हैं। आईएएस 2013 में आया, यूपीपीसीएस 2020 में आया, आईएएस प्री 2021 में तक में ये सब आ चुके हैं। और नेक्स्ट, अब पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इस चैप्टर से नहीं थे, इसलिए हमने जो है आपकी सुविधा के लिए कुछ जो है यहाँ पर हम बताते हैं कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लगाते हैं। तो हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस जो है वो लगा दिया है। यहाँ पर आप 1 बाय 1 चीजों को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से जैव भू रासायनिक चक्र में कौन शामिल नहीं, कौन सा चक्र नहीं होता, अवक्षय चक्र नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से 1 बाय 1 क्वेश्चंस आप पढ़ करके करते हुए आगे चलिए। आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर आंसर भी प्रोवाइड कर रखा है, आप अपने आप को चेक करते हुए आगे बढ़ चलिए। इसी तरह से नेक्स्ट फास्फोरस चक्र को लेकर के सवाल, फिर नाइट्रोजन चक्र को लेकर के सवाल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फास्फोरस चक्र से फिर सवाल,
फिर आपको सवाल हम दे रहे हैं जैवमंडल से, जो हमने पढ़ाया है। बायोम से आपके लिए सवाल है, बायोम क्या है उससे संबंधित सवाल। बायोम मुख्य रूप से टुंड्रा कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों के पास टुंड्रा बायोम पाया जाता है, जो कि आपने चार्ट्स के अंदर देखा था, ठीक है। आगे आप समझेंगे कि रेगिस्तान बायोम की क्या विशेषता होगी। रेगिस्तान बायोम आपने चार्ट में देखा था, उसकी विशेषता आप यहाँ पर बता दीजिए। सवाना बायोम, उसके बाद जलीय बायोम के बारे में क्वेश्चन है। सदाबहार वन, एवरग्रीन, रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उसके बारे में सवाल है, आप आराम से करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर टैगा बायोम से सवाल, रेगिस्तान में पौधों की जड़ें अक्सर गहरी क्यों हो जाती हैं? तो क्यों हो जाती हैं? क्योंकि गहराई से जल प्राप्त करने के लिए, जल की खोज में जड़ें जो है रेगिस्तानी इलाकों में बहुत नीचे चली जाती हैं। टुंड्रा बायोम से सवाल है मिट्टियों को लेकर के, ठीक है। टुंड्रा बायोम में मिट्टी की किस परत से वर्ष भर बर्फ जमी रहती है? कौन सा? परमाफ्रॉस्ट इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, ये एग्जाम के अंदर पहले भी पूछा जा चुका है। मैंग्रोव वन बायोम से सवाल है, आप लोग आराम से करके आगे बढ़ चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके कंटेंट, सवाल, पीवाईक्यू और जो आपकी प्रैक्टिस के लिए सवाल है वो कंप्लीट हुए। तो आपकी क्लास यहाँ पर, ये जो चौथी क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों यदि आपको ये हमारे प्रयास तकरीबन घंटे सवा घंटे हम मेहनत करते हैं, यदि आपको प्रयास बेहतर लगता हो, आपको लगता हो कि ये क्लासेस कॉम्प्रिहेंसिव है, ये क्लासेस हमारे लिए आगे इम्पोर्टेंट होंगी, तो आप लोग इन क्लासेस को बार बार जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर इसी तरह से बेहतरीन कंटेंट जो है हम प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।